असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं और जैसा मैंने परिचय उनका कराया 5 बार के हैदराबाद से सांसद हैं, एआईएमआईएम के चीफ हैं। बिहार में चुनाव पिछली दफा लड़ा था, 5 विधायक जीत कर आए थे और दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू ऑल ऑफ अस। ओवैसी साहब, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत एहतराम और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। स्क्रीन पर लाइए जरा ओवैसी साहब को। सर, बहुत स्वागत आपका। आवाज आ रही है आपको ओवैसी साहब? आ रही है मैडम, आ रही है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि जिसे इलेक्टोरल रिफॉर्म कहा जाना चाहिए चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया को, कि चलिए 22 साल बाद एक इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, बिहार से शुरू कर रहे हैं, उसे आप एनआरसी लागू करने की बैकडोर से चाल बता रहे हैं। और ओवैसी साहब, ये आप जानते हैं एनआरसी के नाम पर देश का मुसलमान कितना असहज होता है, वही घंटी आपने बजाई है दरअसल। नहीं, हमने लेटर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा है, उसमें हमने तमाम बातों को वाजे किया है कि हम ये क्यों कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में करीब 7 करोड़ 70 लाख के करीब वोटर्स थे। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो स्पेशल समरी रिवीजन आप जब कर रहे हैं, तो फिर जो गलतियां 2024 के लोकसभा के चुनाव में थी क्या, इसको आप बता दीजिए। और दूसरी बात यह है कि टाइम, कितना शॉर्ट टाइम आपने दिया है, उसका क्या होगा। और माजी में जब आपने इंटेंसिव रिवीजन किया था, तो उस वक्त लोकसभा के चुनाव को 1 साल का टाइम था, विधानसभा को 2 साल थे। अब इतने शॉर्ट टाइम में आप कैसे कर पाएंगे। और फिर आप ये जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं कमीशन ऑफिशियल्स के लिए, बूथ लेवल्स के लिए, कैसे हो पाएगा ये। और फिर सबसे खतरनाक बात जो ये है कि आप बूथ लेवल ऑफिसर को ये पावर दे रहे हैं कि अगर बीएलओ किसी के घर पर जाएगा और घर में कोई नहीं रहेगा, तो उसको एक स्लिप डाल दीजिए घर के अंदर, 3 बार विजिट करिए, और फिर आप उसका नाम नहीं इंक्लूड भी कर पाएंगे। फिर आप जो पावर्स ईआरओ और एआरओ को दे रहे हैं, तो ये तो आप तो उनको सिटीजनशिप के पावर्स दे रहे हैं। ये कैसे होगा बताइए भाई। ईआरओ और एईआरओ को वो रेफर कर सकता है केसेस ऑफ सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल्स टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये कैसे होगा। इतने वाइड पावर्स आप उनको क्यों दे रहे हैं। फिर ये जो आप तरीकेकार, एन्यूमरेशन फॉर्म देख लीजिए। एन्यूमरेशन फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, जो 1/7/87 से पहले पैदा हुए उनके नाम आ जाएंगे, जो 1/7/87 और 2/12/2004 के दरमियान में पैदा हुए उनको अपना डेट ऑफ बर्थ एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, उनके पिताजी और मां का डॉक्यूमेंट किसी एक का देना पड़ेगा। जो 2012-2004 के बाद पैदा हुए उनको अपने मां का, पिता का डेट ऑफ बर्थ खुद का देना पड़ेगा। और 11 डॉक्यूमेंट दिए हैं। सर, लेकिन आर्टिकल 326 ये कहता है कि ओनली इंडियन सिटीजन कैन कास्ट हिज वोट इन इंडिया। 326 में मैडम को हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईसीआई को पावर नहीं है। ईसीआई को पावर है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपने डेट्स किस बुनियाद पर चूज किया, इसका रैशनल क्या है। फिर आप डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स वोटर्स का पूछ रहे हैं, बेसिस ऑफ एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या है इसमें। और आप फिर आप ये देख लीजिए कि आपने 23 अप्रैल को ईसीआई ने यह कहा कि हम बीएलएस की मीटिंग ट्रेनिंग दिए हैं, और 280 बीएलएस बिहार के 10 पॉलिटिकल पार्टीज के 2 डे ट्रेनिंग कैंप में गए। तो क्या वहां पर आपने समरी इंटेंसिव रिवीजन की बात की? आपने नहीं की। फिर 26 मई को 2025 को इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ की ट्रेनिंग की बात की, उसका कोई जिक्र नहीं है। और हम ये जानना चाहते हैं। एक सेकंड, मैं बड़े एहतराम से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। चुनाव आयोग ने आज एक अपना रिलीज जारी किया। चुनाव आयोग ने पहली लाइन में लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ इंडियन नागरिक ही, भारतीय नागरिक वोट कास्ट कर सकता है। अगर चुनाव आयोग इस प्रोसेस में जाता है कि फर्जी जितने भी मतदाता हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए, जो जेन्युइन मतदाता है उन्हें इलेक्टोरल रोल में रखा जाए, तकलीफ क्या है सर? तकलीफ यह है कि क्या 2026 के चुनाव जो हुए थे उसमें क्या इलीगल लोग थे क्या? 24 में 2024 के उसमें इलीगल लोग थे क्या? हम आपको बता रहे हैं कि
अप्रैल 23 का आप इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट देख लीजिए। 26 मई 2025 का आप इलेक्शन कमीशन का आप वो देख लीजिए। अच्छा, अब हम सवाल भी ये कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बड़ी इज्जत के साथ कि अगर फाइनल SIR आ जाएगा और उसमें डिस्क्रिपेंसीज रहेंगे तो क्या इलेक्शन हमको इजाजत देगा कि हम 2024 के इलेक्शन रिजल्ट को क्वेश्चन कर सकें? ये हमको बताइए। और फिर मैडम आप ये देख लीजिए कि अगर इलीगल इंडियंस हैं, ये इलीगल लोग हैं, तो उसका डेटा क्या है? दीजिए ना, हमको तो बताइए, आप कैसे चेक करेंगे उसको? सर, इलेक्शन कमीशन ने आज एक और आंकड़ा रख दिया, आपकी जानकारी मुझसे ज्यादा दुरुस्त होगी वैसे। इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा ये रख दिया कि बिहार में अभी एग्जिस्टिंग वोटर है 7,89,6844 और कुल मिलाकर इनमें से 4,96,00,000 वोटर ऐसे हैं जिनके नाम ऑलरेडी 2003 के वोटर लिस्ट में एनरोल्ड हैं और 2003 वाले जस के तस कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। सिर्फ बाकी बचे लोगों को अपना डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। नहीं, आपने कहा जो 1987 से पहले जो पैदा हुए का नाम आ जाएगा। अब उनके बच्चों का क्या होगा जो 87 के बाद पैदा हुए? इसमें आपने कहा ना, उसमें मैडम इसमें आपने कहा, उसमें आप नोट को पढ़िए। जो 1787 को जो पैदा हुए उनका उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ का, प्लेस ऑफ बर्थ का, जो पहले पैदा हुए। उसके बाद आपने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो 1787 से 2012-2004 के दरमियान पैदा हुए। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, सीमांचल का इलाका है, आपका अपना, जैसे आपने गढ़ बना लिया अपना। हाँ, ठीक है। हाँ, सीमांचल का इलाका है। अब वहां पर 3 महीने तो सैलाब होता है, घर बह जाते हैं, गांव बह जाता है, उसका क्या होगा बताइए? क्या? अच्छा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। दूसरा आपको पूछ रहा हूं कि कई म्युनिसिपैलिटीज मर्ज हो गए, कॉरपोरेशन बन गए, कई अस्पताल बंद हो गए बिहार में। जैसा ब्रिज गिर जाता है उसी तरह अस्पताल भी बंद हो जाते हैं। तो डेटाबेस ECI के पास क्या है स्क्रूटनाइज करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए? तो आपने कोई दरख्वास्त, कोई अर्जी दाखिल की सर चुनाव आयोग को, या फिर ये बिल्कुल आज ही अगर आप अपने ऑफिस को बोलेंगे तो आपको मेरा लेटर दे देंगे। जो हमने 9 पेज का लेटर ECI को भिजाया है उसी में से मैं पढ़ के आपको सब बता रहा हूं। नहीं तो सर, इसमें NRC कहां से? NRC एक टर्म है, हालांकि इससे लेना देना ये मुसलमान और हिंदू का नहीं है कि भाई सिर्फ मुसलमान अफेक्ट होगा, हिंदू नहीं होगा, हिंदू होगा मुसलमान नहीं होगा। बट NRC एक ऐसी टर्म है जो स्पेशली जिससे मुसलमान असहज होता है। देखिए, NRC का ही टर्म है ना कि इलेक्टर्स जो 1987 से पहले पैदा हुए वो सिटीजनशिप में आ गया। जो 1787 और 2/12/2004 के दरमियान में पैदा हुए वो भी सिटीजनशिप में है। जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुए वो भी सिटीजनशिप का है। ये तो सब है ना, सिटीजनशिप के कानून में है ये। और उसी को तो आपने कर दिया। और हमने जैसा आपसे कहा कि BLOs को आपने इतना बड़ा पावर दे दिया कि अगर वो घर पे जाएंगे नहीं मिलेगा। अब बिहार के मैडम कितने लोग मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वहां बिहार में तो पलायन होता है, पंजाब में किसान काम करते हैं, अब तो कश्मीर में जाकर काम कर रहे हैं क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। आप BLOs को इतने बड़े पावर जब दे रहे हैं तो ये क्या होगा? अच्छा, नहीं तो ये वाला जो डेटा मैंने आपको दिया चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज से कि 5 करोड़ लोग मोटा मोटी ऑलरेडी 2003 के वोटर लिस्ट में एनरोल्ड हैं, जिन्हें ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, बचे मात्र 3 करोड़। नहीं, गलत है। आप एन्यूमरेशन फॉर्म पढ़िए। अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो एन्यूमरेशन फॉर्म में आपने क्यों कहा कि इलेक्टर्स जो 1987 से पहले पैदा हुए, जो इलेक्टर्स 1987 से 2012-2004 के दरमियान में पैदा हुए, उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट या किसी मां और वालिद का देना पड़ेगा। और जो इलेक्टर 2012-2004 के बाद पैदा हुए तो उनको खुद का देना पड़ेगा। तो सर ये जो आप 8 पॉइंट है जो आज की प्रेस रिलीज में आप कह रहे हैं चुनाव आयोग गलत बयानी कर रहा है, चुनाव आयोग मिसलीड कर रहा है। नहीं, हम चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बोला इसके लिए? आपने क्वांटम रेशियो आपने क्या किया बताइए?
आप ये बताइए कि अगर इसको देखिए मैडम, 38 ईयर्स 1987 से जो आप बना रहे हैं ना, 38 ईयर्स है अभी। तो हम चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, आप बुलाइए ना। और देखिए हम जो पिछले बार इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसमें लोकसभा के चुनाव 1 साल के बाद थे, हाँ। विधानसभा के चुनाव 2 साल के बाद थे। हाँ। अब ये कैसे होगा मैडम? ऐसे कौन सी आसमानी सुल्तानी नाजिल हो गई? अगर कई लोगों के नाम नहीं आएंगे तो आप तो एक इंडियन को वोट डालने का हक नहीं देंगे। तो सर इसकी चिंता तो बीजेपी को भी होनी चाहिए ना, या फिर इकलौती पार्टी? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एआईएमआईएम को चुनाव लड़ना है, चुनाव तो बीजेपी को भी लड़ना है, आरजेडी को भी लड़ना है, जेडीयू को भी लड़ना है। अब ऐसा कैसे होगा कि ये जो एक आरोप है ना कि भाई अपने हिसाब से वोटर लिस्ट सेट करा लेंगे, कैसे होगा? देखिए मैडम, हमारे हैदराबाद में उर्दू में कहावत है कि जिसको पेट में दर्द है उसको अजवान खाना चाहिए। अब उनको दर्द नहीं हो रहा होगा, उनको दर्द होगा, वो समझ नहीं रहे हैं कि उनको इन्यूमरेशन फॉर्म पढ़िए आप। और वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि हार सामने नाजिल दिखाई दे रही है। देखिए, जीत हार तो जनता तय करेगी ना। या अभी से बीजेपी अगर ये तय कर लिए कि हम हारेंगे तो फिर बीजेपी के पास कुछ फॉर्मूला होगा। अगर मैं ये बता दूं कि इस इंटेंसिव रिवीजन के बाद अगर कई भारत के नागरिकों का नाम नहीं आएगा, अगर मैं फिर 2024 का रिजल्ट चेक करूंगा, फिर मैं उसको क्वेश्चन करूंगा जब इनको बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो सर यू आर फ्री टू डू अगर ये नया इलेक्टोरल रोल बनता है तो आप तो बैरिस्टर हैं, सब कुछ जानते हैं, इसमें कौन सा ज्यादा रॉकेट साइंस है कि अगर ये नया इलेक्टोरल रोल बना, यानी पिछला इलेक्टोरल रोल इनवैलिड था जिसके आधार पर लोकसभा के चुनाव हुए। देखिए, पहले तो ये है कि आपके पास कम टाइम है और बीएलओस को आप ट्रेनिंग कैसे देंगे? यानी कल से आप उसको परसों से जारी कर दिए और बोले काम शुरू। आप पॉलिटिकल पार्टीज को मीटिंग बुलाते हैं, उनसे राय पूछते हैं, आप कैसे कर पाते हैं? और आपका क्वांटम रेशियो क्या है बताइए हमको। ये जो इलीगल इंडिया जो एलियंस है बोल रहे हैं, उसका क्वांटम रेशियो क्या है बताइए। सर चिट्ठियां तो राहुल गांधी ने भी बहुत लिखी। मैं आपसे आखिरी 2 सवाल पूछ रही हूं। चिट्ठियां तो विपक्ष भी खूब लिखता है, अरविंद केजरीवाल ने खूब लिखी, संजय सिंह ने लिखी, राहुल गांधी ने लिखी, संजय राउत ने लिखी, लेकिन जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं आता। अब आपने दरख्वास्त तो डाल दी, लेकिन बिहार चुनाव से पहले आपकी समस्याओं का क्या कोई माकूल जवाब मिलता दिखेगा क्या? और अगर माकूल जवाब नहीं मिला है, एआईएमआईएम इसी चुनाव आयोग के निर्णय के बावजूद चुनाव लड़ेगी क्या बिहार में? या फिर आप हो सकता है विड्रॉ कर जाएं कि इस पर हमें यकीन नहीं है? नहीं, हम चुनाव आयोग से लेटर लिखे हैं। हमको उम्मीद है कि ईसीआई हमारे इस क्वेश्चंस को, एप्रीहेंशंस को एड्रेस करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि ईसीआई के पास डेटाबेस क्या है बताइए ना, क्वांटम रेशियो क्या होगा बताइए ना। और आप बीएलओस को इतने पावर्स कैसे दे रहे हैं? और ये 87 और फिर उसके बाद ये तो सिटीजनशिप के कानून में आ गया, तो इसीलिए तो एनआरसी कह रहे हैं हम इसको। आप मैडम सीमांचल 2-2.5 महीने तक तो 1 साल में तो लोग जा ही नहीं पाते कहीं गांव में। जमीन तो कट जाती है। इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा गरीब पर, गुरबा पर, कम पढ़े लिखे लोगों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरी बात का यकीन मत करिए। आप अपने किसी एक रिपोर्टर को पटना भिजाइए और उनसे पूछिए कि भैया कितने लोग बर्थ सर्टिफिकेट निकालते, कितने लोगों के पास प्रूफ होगा, क्या होगा, कितना बता दीजिए उनको आप। यही तो हम कह रहे हैं कि इतना आप करिए जरूर, इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा है, मगर जैसा हम कह रहे हैं कि पिछले बार जब हुआ था 1 साल का टाइम लोकसभा इलेक्शन के लिए, 2 साल का टाइम विधानसभा के लिए। वजह है सर, बट अगर आपकी अगर आपकी आपत्तियों को सुना नहीं गया, चुनाव लड़ेंगे ओवैसी साहब बिहार में? तो देखिए, चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ना है। हमको बदला लेना है कि जो पार्टी ने हमारे 4 विधायक को खरीदा, उन बेईमानों को सबक सिखाना है हमको, उन जमीर फरोशों को। मगर अगर आप चुनाव किस पे होगा, मेरा हथियार क्या है? मेरा हथियार तो वोटर लिस्ट है। किसी भी कैंडिडेट का हथियार वोटर लिस्ट है। अगर वोटर लिस्ट में जनता के नाम नहीं आएंगे जो इंडियन सिटीजन्स है, तो बताइए कैसे होगा? अच्छा, एक आखिरी सवाल ओवैसी साहब, चैलेंज करेंगे ये आपका इख्तियार है लोकसभा की वोटर लिस्ट को, लेकिन एक आखिरी सवाल ये कि कल शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की जरूरत नहीं है भारत को। मैडम, मैं आपसे चाहूंगा कि आप सिर्फ मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए मैडम, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसे 35 कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटीज थे जिसने अपना संविधान बनाया।
उन 35 में भारत एक बाकी है अभी जिसका संविधान है, राइट। अब हम इनको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझिए, आप आपके दर्शकों को समझाने के लिए कह रहा हूं। ये इमरजेंसी की कंडेम करते हैं, मैं भी करता हूं, मगर आपको और आपके सुनने वालों को जानकर हैरत होगी कि आरएसएस उस वक्त इंदिरा गांधी के लीडरशिप की तारीफ भी की। बाला साहब देवस ने चिट्ठी लिखी। नहीं, चिट्ठी ऐसी भी नहीं लिखी, 10 खत लिखे। हाँ। विनोबा भावे को लिखा, इंदिरा गांधी को मुबारकबाद दी कि आपने संविधान बदल दिया, आप हमको छोड़िए, हम देश की तरक्की के लिए काम करेंगे, नंबर 1। अब ये जो बात कह रहा हूं मैं आपको, ये महाराष्ट्र की विधानसभा में ये पूरा रखा गया था, ये लेटर्स पूरे। तीसरी बात ये है कि संविधान जब बन रहा था हमारे जो बुजुर्ग फाउंडिंग फादर्स बना रहे थे, मैं आरएसएस के लोगों को जो बड़ी तकलीफ है संविधान बनाने वालों से, क्योंकि ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने ये लिख दिया था 1949 को कि हमारा संविधान नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजर लिखा कि मनुस्मृति होना चाहिए। फिर वही ऑर्गेनाइजर ने अगस्त 14 को लिखा कि हमारा ट्राई कलर नहीं होना चाहिए, 3 रंग का है, वह शुभ है। संविधान बनाने वालों में केटी शाह ने 3 दिसंबर 1948 को कहा नहीं कहा कि भारत सेक्युलर स्टेट है। लोकनाथ मिश्रा ने कहा सर वो तो अनुच्छेद 25 से लेकर, आप बैरिस्टर हैं, मैं बार बार इस सब शब्द को रिपीट कर रही हूं, अनुच्छेद 25 से 28 में भी एग्जिस्टिंग है। पर आपका रिएक्शन इस पर क्या है कि भाई धर्मनिरपेक्षता इस देश की संस्कृति के मूल में नहीं है, इस पर ओवैसी साहब क्या कहते हैं? मैडम मुझे थोड़ा अपना प्रीफेस करने दीजिए। आप डायरेक्ट यस और नो मत पूछिए मुझे। कहिए। लोकनाथ मिश्रा ने कहा था नहीं कहा था, एचवी कामत ने सेक्युलर स्टेट कहा था नहीं कहा था, पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा ने कहा था, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा था। फिर अनंत सानम अयंगार जो स्पीकर बने दिसंबर 7 को क्या कहा था, सेक्युलर है नहीं है। नेहरू ने 2 अगस्त को कहा था नहीं कहा था। फिर आप आ जाइए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एसआर बोमाई, 7 जजेस ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इस अमेंडमेंट को उन्होंने कहा कि हां बिल्कुल सही है। अब आप आ जाइए, राजनाथ सिंह ने 2015 में जिलेबी वाली बात की थी, मलकानी ने 1999 में अडवाणी ने यही बात कही थी संविधान के बारे में। हम ये पूछना चाह रहे बीजेपी के लोगों से कि क्या नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात का तो मैंने हाथी के ऊपर संविधान को रखकर मैंने सामने चला था, तो वो संविधान से आपको तकलीफ नहीं थी। अब ये लोग जो बात कर रहे हैं ना कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को ऐड किया गया, नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उपाध्याय और सुब्रमण्यम स्वामी की इसी एक पिटीशन को खारिज किया। अब बीजेपी से हम पूछना चाह रहे कि अगर आरएसएस से अगर आपको सेकुलरिज्म में तकलीफ है तो आर्टिकल 29 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत आपको ये अंडरटेकिंग देना पड़ता कि आपको संविधान पर भरोसा है। आप निकाल दीजिए अपने पॉलिटिकल पार्टीज को, क्या हमको भरोसा नहीं है? कैसे आप कह रहे हैं बात ये? और भारत के संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 25, 26, 29 अनटचेबिलिटी, ये जो होसो बोले कह रहे हैं ना मैडम, बीजेपी सबक हासिल नहीं कर रही है। जब बिहार का चुनाव हो रहा था, मोहन भागवत ने ऐसा ही कुछ कह दिया था, नुकसान उठाए। 2024 का चुनाव हुआ था तो पूरे देश में आग लग गई कि बीजेपी 370 सीट लाकर संविधान को बदल देगी। अब फिर बिहार चुनाव से पहले आरएसएस ये हरकत कर रही है, हिमाकत कर रही है। मकसद क्या है कि संविधान को भुगतना पड़ेगा क्या बिहार चुनाव में? ओवैसी साहब इस पर यस और नो कह दीजिए। हम तो इसको मुद्दा बनाएंगे। बीजेपी होसा बोले जो बात कहते हैं, होसा बोले कोई मामूली आदमी नहीं है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एहतराम के साथ बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए बहुत धन्यवाद।